गुड मॉर्निंग 8th क्लास। ये हमारी आज की वर्कशीट नंबर 20। डेट हमारी 29 सितंबर। टॉपिक हमारा चल रहा है इतिहास से। जब जनता बगावत करती है, नीतियाँ और लोग, आज का हमारा सब टॉपिक। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या आया है। नवाबों की छिनती सत्ता। नवाबों की छिनती सत्ता, क्योंकि वहाँ पर बंगाल में, अवध में, हर जगह पर नवाबों का शासन था। तो उनकी सत्ता कैसे छीनी? 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी, क्योंकि अंग्रेजी शासन ने अपना धीरे धीरे करके अपना कब्जा कर लिया था। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। जो शासक थे हमारे देश के, उनकी आज़ादी घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार, राजस्व मतलब कर वसूली के अधिकार, वो इलाके एक एक करते छीने जा रहे थे। कौन छीन रहा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत कर ली थी कि हमारे जो अधिकार हैं थोड़े बहुत तो रहने दिए जाएँ। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, हम सबने नाम सुना है लक्ष्मीबाई का, चाहती थी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं माना और युद्ध हुआ था। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, दत्तक मतलब गोद लिए हुआ, नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। कि जो उनके बाजीराव द्वितीय को जो पेंशन मिलती थी पेशवा होने की, महामंत्री होने की, पेशवा और राजा के मंत्री को कहा जाता था, वो नाना साहब को मिलते रहे, ऐसे उन्होंने रिक्वेस्ट की। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। महान खुद को समझते थे और सैनिक ताकत भी थी, तो उन्होंने इस निवेदन को ठुकरा दिया। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि की गई और 1856 में अंग्रेजों ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया। सहायक संधि क्या थी? मतलब जिसका कोई जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपनी सेना इनके जगह पे रखती थी, इनके राज्य में रखती थी, इनकी सल्तनत में या जहाँ पर उनका शासन होता था राजा से, वहाँ रखती थी अपनी सेना, और जिसका सारा खर्चा उस राजा को देना पड़ता था। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जाता, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। जो वहाँ का गवर्नर जनरल था उस समय का डलहौजी, उसने ये ऐलान कर दिया था कि रियासत का शासन सही से नहीं चल रहा, कि अवध एक रियासत है, उसका शासन सही से नहीं चल रहा है, इसलिए शासन को ठीक करने के लिए जो ब्रिटिश है उन्होंने अपना कब्जा उस पर कर लिया था। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की योजना बनाई। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। अंतिम मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर, उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार को लाल किले से निकाला जाएगा और दिल्ली में कहीं और बसा दिया जाएगा। ये किसने ऐलान कर दिया? 1849 में जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया, फिर गवर्नर चेंज हो गए, कौन बन गया? कैनिंग। बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह, उन्होंने ये फैसला लिया कि जो बहादुर शाह जफर थे आखिरी मुगल बादशाह, उसके बाद कोई भी मुगल बादशाह नहीं होगा। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। किसने डिसाइड किया? ये कैनिंग ने। फिर किसान और सिपाही, कंपनी के तहत काम करने वाले कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह से, जो कंपनी के अंडर में काम करते थे भारतीय सिपाही, वो भी खुश नहीं थे कंपनी से। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावना और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्री यात्रा सुनकर धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते ब्रह्मा जाने का आदेश मिला, कंपनी के युद्ध चल रहा था ब्रह्मा से, तो उन्होंने भारतीय सिपाहियों को जाने के लिए आदेश दे दिया। तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें ज़मीन के रास्ते जाने से कोई इतराज़ नहीं था, वो सिर्फ समुद्र पार नहीं करना चाहते थे।
सरकार का हुक्म न मानने के उन्हें सख्त सजा दी गई। सिपाही गांव के हालात से परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। अब वो अगर बाहर दूसरे देशों में जाकर युद्ध करेंगे तो खेतीबाड़ी कौन संभालेगा। वे अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे। लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी सिपाहियों में भी फैल गया। सुधारों पर प्रतिक्रिया क्या हुई। कंपनी ने ईसाई मिशनरी को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन और संपत्ति जुटाने की भी छूट दी। जो ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले मिशनरी थे उनको खुलकर काम करने की भारत ने आज़ादी दे दी। स्त्री प्रथा को रोकने और विधवा को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। स्त्री प्रथा मतलब जो जिस औरत का पति मर जाता था वो अपने पति के साथ ही जिंदा जल जाती थी। और विधवाओं का विवाह करने के लिए भी कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1850 में नया कानून बनाया गया। इसमें प्रावधान किया गया अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरुषों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। मतलब ईसाई धर्म को प्रोत्साहन दिया गया। ईसाई धर्म अपनाओ ज़्यादा से ज़्यादा। इन सभी कदमों से भारतीयों के बड़े वर्ग को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। ये थी शुरुआत 1897 की क्रांति। ठीक है, धीरे धीरे ये सब कांड बनते गए और 1897 क्रांति काल के शुरुआत होने लगी। क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता किस प्रकार घटती जा रही थी। मुगल शासकों के आधिपत्य किस प्रकार खत्म किया। सैनिक और किसान क्यों संतुष्ट थे। भारतीयों को ऐसा क्यों लगने लगा कि अंग्रेज उनके परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाहते हैं। स्पष्ट करना। क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं। तो आज की वर्कशीट में इतना ही।